इजिप्ट के गीजा पिरामिड से 200 किलोमीटर के फासले पर रेड सी के साहिल के करीब एक ऐसा एरिया है जिसको वादी अल जर्फ कहा जाता है। देखा जाए तो यहाँ दूर दूर तक सिर्फ बंजर लाइमस्टोन के पहाड़ और टीले मौजूद हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा सीक्रेट स्पॉट भी है जिसमें कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिनको आज से 4500 साल पहले दफन किया गया था। जी हाँ, इस वीरान जगह पर रेगिस्तान के बीचों बीच एक लाइमस्टोन का टीला है जो ऊपर से देखने पर तो एक मामूली टीला लगता है, लेकिन इसके अंदर पत्थरों को काट कर कई सुरंगें बनाई गई थीं और इन सुरंगों को हजारों टन वजनी पत्थरों की मदद से ब्लॉक किया गया था। 45 सदियों पहले एंशिएंट इजिप्शियंस ने यहाँ कुछ तो ऐसा जरूर छुपाया था जो वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते थे, लेकिन जब पहली बार इन सुरंगों के सामने से पत्थर हटाए गए तो अंदर के मनाजिर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। वैसे तो पूरे इजिप्ट में अभी तक 118 पिरामिड्स ढूंढे जा चुके हैं, लेकिन खदशा है कि कई पिरामिड्स इजिप्ट और अफ्रीकन रेगिस्तान में रेत के टीलों के नीचे अभी तक छुपे हुए हैं। फिल वक्त जो पिरामिड्स दुनिया के सामने मौजूद हैं, उनमें से सबसे बड़ा इजिप्ट के शहर कायरो में मौजूद है, जिसको पिरामिड ऑफ कुफू कहा जाता है। 480 फीट ऊंचा ये पिरामिड इजिप्शियन किंग कुफू ने बनवाया था, जबकि इसके बराबर में ही 450 फीट ऊंचा ये पिरामिड किंग कुफू के बेटे किंग काफरे ने अपने राज के दौरान बनवाया था। हैरत की बात तो ये है कि हर एक पिरामिड को बनाने में 25 लाख लाइमस्टोन के स्क्वायर और रेक्टेंगल ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए थे और हर एक ब्लॉक का वजन 2500 केजी बताया जाता है। ये इतना ही वजन है जितना 2 हैचबैक गाड़ियों का वजन बनता है। इतना ज्यादा वजन 480 फीट की ऊंचाई तक लेके जाना और हर एक ब्लॉक को परफेक्ट एंगल पे रखना एक ऐसा टास्क है जिसको आज के दौर में मशीनरी की मदद से ही परफॉर्म करने में कई साल लग सकते हैं। तो सोचें ये काम 45 सदियों पहले बगैर मशीनरी के कैसे किया गया होगा। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने पिछले कई सौ सालों से दुनिया को हैरानी में मुब्तला कर रखा है। जिस जगह ये पिरामिड्स बने हैं, ये जगह किसी दौर में एंशिएंट इजिप्शियंस का फलता फूलता शहर हुआ करता था, लेकिन फिर अननोन रीजंस की वजह से ये पूरा एरिया कई फीट रेत के अंदर धंस गया। ईयर 1798 में जब फ्रेंच मिलिट्री लीडर नेपोलियन इजिप्ट पर कब्जा करने के लिए आया, तब पिरामिड्स और ये स्फिंक्स आधे से भी ज्यादा रेत के अंदर धंसे हुए थे। अगले 100 सालों तक यहाँ से रेत हटाने के लिए एक्सकवेशन का काम चलता रहा और 1980s में पहली बार यहाँ एक मेजर डिस्कवरी हुई। पिरामिड ऑफ काफरे के बराबर से उन वर्कर्स के ढांचे मिले जिन्होंने कुफू के बेटे काफरे का पिरामिड बनाया था। कई स्केलेटन्स का मुआयना करने के बाद मालूम पड़ा कि ये लोग स्लेव्स नहीं थे, क्योंकि इनको अच्छा खाना खिलाया जाता था और इनकी मरहम पट्टी भी की जाती थी। इन वर्कर्स को अपने किंग का पिरामिड बनाने के बदले में एजाज के तौर पे पिरामिड के बराबर में ही दफन किया गया था। बदकिस्मती से किंग कुफू के मरने के बाद ये जगह कई सालों तक लुटेरों के रहमो करम पर थी। इसी वजह से ना ही यहाँ से कोई पपायरस यानी रिटन डॉक्यूमेंट मिला और ना ही कोई ऐसा सबूत मिला जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये पिरामिड्स कब और कैसे बनाए गए थे। यहाँ तक के दूसरे इजिप्शियन किंग्स के कई स्टैचूज या उनकी ममी भी मिल चुकी हैं, लेकिन वक्त की तबाही ने किंग कुफू का ना ही कोई साबित स्टैचू छोड़ा और ना ही लुटेरों ने इनकी ममी को। सिर्फ किंग कुफू का एक उंगली की साइज जितना ये स्टैचू मिला था, जिसको कायरो म्यूजियम में रखा गया है। इजिप्शियन किंग कुफू और उनकी लाइफ के बारे में मजीद जानने के लिए जरूरी था कि गीजा से बाहर निकलकर इन्वेस्टिगेशन की जाए। पिरामिड साइट से 200 किलोमीटर के फासले पर रेड सी के साहिल पे आर्कियोलॉजिस्ट को एक पुराना सी पोर्ट मिला, जिस पर शक था कि ये किंग कुफू के दौर में इस्तेमाल किया जाता था। समंदर के पास से मिलने वाला ये टूटा फूटा स्ट्रक्चर इतना बड़ा था कि इसमें आराम से कई सौ लोग रहकर काम कर सकते थे। जब इस एरिया में मजीद सर्चिंग की गई तो यहाँ समंदर के अंदर से बोट एंकर्स भी दरियाफ्त हुए। उस दौर में पत्थरों से बने एंकर्स इस्तेमाल किए जाते थे, जिनमें रस्सियां बांधकर बड़ी बड़ी बोट्स को पार्क किया जाता था। सुराखशुदा स्टोन एंकर्स यहाँ भारी मिकदार में पाए गए, जिससे ये बात साबित होती है कि ये 4500 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियंस का सी पोर्ट हुआ करता था। अगर ये पोर्ट था तो जाहिर है इसमें चलने वाली कश्तियाँ या उनके पुर्जे यहीं आसपास ही कहीं रखे जाते होंगे और एक्सपर्ट्स को उन्हीं कश्तियों की तलाश थी। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार इजिप्टोलॉजिस्ट को पोर्ट से चंद किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के एक टीले के अंदर बड़ी महारत से खोदे गए कई टनल्स मिले, जिनकी एंट्रेंस को बड़े बड़े पत्थरों की मदद से ब्लॉक किया गया था। इस बात के काफी चांसेस थे कि यही वो जगह थी जहाँ एंशिएंट इजिप्शियंस अपनी कश्तियाँ लुटेरों से छुपाया करते थे, लेकिन आर्कियोलॉजिकल टीम को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि यहाँ से उनको कश्तियों से बढ़कर भी कुछ खास एविडेंस मिलने वाला है। जब इन टनल्स की एंट्रेंस के सामने से पत्थर हटाए गए तो अंदर वो मंजर देखने को मिला जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। काफी बड़े और खुशादा स्टोरूम नुमा टनल्स में से कोई साबित बोट तो नहीं मिली, लेकिन बोट्स के कई पुर्जे जरूर मिले। इन पुर्जों के अलावा यहाँ कई पत्थरों पर किंग कुफू का नाम भी लिखा हुआ पाया गया। फ्रेंच इजिप्टोलॉजिस्ट पियर्व टले इस नाम से अच्छी तरह वाकिफ थे, क्योंकि उन्होंने कई हायरोग्लिफिक्स पे ये नाम पहले भी देख रखा था। इस पर जो लिखा था उसका मतलब है हमारा खुदा कुफू हमारी हिफाजत करे। एंशिएंट इजिप्शियंस अपने किंग को खुदा मानते थे और वो जहाँ भी काम करते थे वहाँ अपने खुदा यानी किंग का नाम जरूर लिखते थे। पत्थर पे लिखा ये नाम इस बात की निशानी थी कि ये एंशिएंट स्टोर रूम किंग कुफू के दौर में इस्तेमाल होता था। इस सीक्रेट स्टोर रूम पर जब मजीद तहकीक की गई तो हैरत अंगेज तौर पे यहाँ से बहुत खस्ता हालत में पपायरस भी मिला, जो एक भारी पत्थर के नीचे दबा हुआ था। पपायरस एक मोटे कागज की तरह होता है जिसको पपायरस के प्लांट से तैयार किया जाता था। उस दौर में सारी कागजी कार्रवाई इन पपायरस पे ही की
की जाती थी। इजिप्टोलॉजिस्ट और उनकी टीम जो यहाँ आई तो बोट्स तलाश करने थी, लेकिन अब उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिल चुका था। और आपको यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि पूरी दुनिया से मिलने वाले पपायरस में से ये सबसे पुराना था। इस डॉक्यूमेंट में क्या कुछ लिखा था, इसको समझने के लिए जरूरी है कि पहले इसको रीस्टोर करवाया जाए। पूरे 6 सालों की मेहनत के बाद जब इसको रीस्टोर करवाया गया तो किंग कुफू के दौर की कुछ झलकियां नजर आने लगी। इस पपायरस को लिखने वाला मिरर नामी एक सुपरवाइजर था जो किंग कुफू के लिए काम करता था। ये एक तरह की रिकॉर्ड बुक थी जिसमें सुपरवाइजर अपने 40 वर्कर्स के साथ जो भी काम करता था वो लिख लिया करता था। एंशिएंट इजिप्शियंस अपनी लैंग्वेज में ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते थे, इसी वजह से उन ग्राफिक्स को देखकर समझना और फिर उसकी लॉजिक बनाना इजिप्टोलॉजिस्ट के लिए काफी मुश्किल काम होता है। सबसे बड़ा सवाल जो परेशान कर रहा था वो ये था कि सुपरवाइजर अपने 40 वर्कर्स के साथ यहाँ कर क्या रहा था और वो किंग कुफू के लिए क्या काम करता था। कई सालों की मेहनत के बाद पपायरस से ये मालूम पड़ा कि मिरर नामी सुपरवाइजर कॉपर को बोट से अनलोड करके डोंकीज की मदद से उसको नाइल रिवर तक पहुंचाता था, जहां से दोबारा बोट्स पर लाद कर कॉपर को पिरामिड साइट तक पहुंचाया करता था। ये इन्फॉर्मेशन जानकर इजिप्टोलॉजिस्ट को सारी कहानी समझ आने लगी। उस दौर में आयरन तो हुआ नहीं करता था, इसी वजह से मिरर और उसकी टीम बोट्स में बैठकर समंदर के उस पार साइनाई पेनिनसुला जाया करते थे। साइनाई में आज भी खासा कॉपर पाया जाता है और वहाँ से कॉपर को लोड करके वो वापस पोर्ट पे आते थे। कॉपर को वो डोंकीज पर लाद कर नाइल रिवर तक लेकर जाते थे, जहाँ से दोबारा उनको कश्तियों में लाद कर पिरामिड साइट तक डिलीवर कर दिया करते थे। इजिप्टोलॉजिस्ट का मानना है कि सिर्फ एक बारी में ही वो इतना ज्यादा कॉपर डिलीवर कर देते होंगे कि अगले 2 सालों तक दोबारा जरूरत नहीं पड़ती होगी। और तभी इन 2 सालों के लिए वो अपनी बोट्स को डिसअसेंबल करके वादी अल जर्फ के इस सीक्रेट स्टोर रूम में रख दिया करते थे। लेकिन सवाल ये है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में कॉपर कहाँ इस्तेमाल होता था, जबकि यहाँ तो सिर्फ लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के पत्थर ही नजर आते हैं। असल में कॉपर की मदद से वो टूल्स बनाते थे जिनको लाइमस्टोन के ब्लॉक्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। पिरामिड साइट से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं और इस जगह को टूरा कहा जाता है। इजिप्टोलॉजिस्ट को इस जगह से कई सबूत मिल चुके हैं जिससे ये जाहिर होता है कि पिरामिड बनाने के लिए लाइमस्टोन के ब्लॉक्स यहीं से काटे जाते थे। लेकिन आखिर कैसे 2.5 टन वजनी ब्लॉक्स को पहाड़ से अलग किया जाता था और वो भी परफेक्ट शेप में? ये जानने के लिए जरूरी था कि कॉपर टूल की मदद से खुद एक्सपेरिमेंट किया जाए। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने लाइमस्टोन पर पहले एक ब्लॉक की शेप ड्रॉ करके अपना वर्क एरिया डिफाइन किया और फिर कॉपर टूल्स की मदद से उसको काटना शुरू किया। पहले तो लाइमस्टोन को काटने में काफी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर पानी का इस्तेमाल किया गया। पानी के छिड़काव के बाद ये नोटिस किया गया कि लाइमस्टोन को काटने की स्पीड 5 टाइम्स बढ़ गई है। 5 वर्कर्स को एक ब्लॉक काटने में पूरे 8 दिन लग गए। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस क्योंकि काफी एक्सपीरियंस्ड थे, इसी वजह से वो ये काम 4 से 5 दिन में ही कर लेते होंगे। इजिप्टोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को कुफू पिरामिड की कंस्ट्रक्शन की गुत्थियां अब सुलझती दिखाई दे रही थी। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हाथ लगने से वो अब ये जान चुके थे कि कॉपर कहां से इंपोर्ट किया जाता था, एक सुपरवाइजर के साथ 40 वर्कर्स की टीम कैसे अपनी बोट्स को वादी अल जर्फ में सीक्रेट स्टोर रूम में छुपाया करती थी और लाइमस्टोन के बड़े बड़े ब्लॉक्स को कैसे कॉपर टूल्स की मदद से काटा जाता था। एक्सपर्ट्स की टीम को अब ये जानना था कि लाइमस्टोन के ब्लॉक्स काटने के बाद उनको पिरामिड के टॉप पर 480 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया जाता था। बदकिस्मती से पिरामिड्स में ऐसा कोई सुराख नहीं छोड़ा गया था जिससे ये पता लगाया जा सके। इसी वजह से ये जानने के लिए भी पिरामिड साइट से हटकर सबूत तलाश करने की जरूरत थी। गीजा में पिरामिड साइट से 300 किलोमीटर के फासले पर रेगिस्तान की कड़कती गर्मी के दरमियान हैटनूब का मकाम मौजूद है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को वो जगह मिली जहाँ से एंशिएंट इजिप्शियंस स्टैचूज बनाने के लिए एक खास किस्म का स्टोन निकाला करते थे। ये पत्थर इजिप्शियन एलाबास्टर के नाम से जाना जाता है, जिससे इजिप्शियन किंग्स अपने स्टैचूज बनवाया करते थे। इतने बड़े स्टैचू बनाने के लिए जाहिर है यहाँ से काफी बड़ा स्टोन निकाला जाता होगा, और वो भी 1 पीस में। जमीन के कई फुट नीचे इस खास स्टोन को निकालकर ऊपर कैसे लाया जाता था, यही जानने के लिए 100 से भी ज्यादा वर्कर्स और आर्कियोलॉजिस्ट की टीम यहाँ आई थी। ये साइट भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए काफी खास थी क्योंकि यहाँ भी किंग कुफू का नाम जगह जगह पर पाया गया था। पिछली 45 सदियों से इस स्टोन क्वारी पर कोई काम नहीं किया गया था। इसी वजह से वक्त के गुजरते यहाँ काफी रेत और मलबा इकट्ठा हो गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स काफी पुरुमीद हैं कि इनको यहाँ से कुछ खास इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। कई महीनों तक यहाँ खुदाई का काम चलता रहा, लेकिन मलबे के सिवा यहाँ से कुछ ना मिल सका। पर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब यहाँ से पहला सुराख मिला। जमीन से कई फुट नीचे मलबे के नीचे दबी हुई स्टेयर्स और एक रैंप नुमा चीज जाहिर हुई। मजीद खुदाई के बाद स्टेयर्स पर कुछ अनोखे गड्ढे भी उभर कर सामने आ गए। दोनों साइडों पर स्टेयर्स, बीच में रैंप जिसकी स्लोप 25% के आसपास थी, और स्टेयर्स पर बने अनोखे गड्ढे आखिर क्यों बनाए गए थे। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये सब कुछ क्वारी से निकलने वाले स्टोन को ऊपर लेकर जाने के लिए ही बनाया गया था। काफी सोच विचार के बाद ये नतीजा निकाला गया कि इन गड्ढों में लकड़ी के तने डाले जाते थे। स्टोन का बड़ा ब्लॉक जिनको रस्सियों से बांधा जाता था, और वो रस्सियां इन लकड़ी के तनों से ट्विस्ट होकर जाती थी, जिससे वर्कर्स को स्टोन खींचने में आसानी होती थी। ये माना जा सकता है कि ये लकड़ी का तना उस दौर में पुली का काम करता था। मॉडर्न क्रेन्स और लिफ्टर्स में भी आपने पुली सिस्टम देखा होगा। पुली के इस्तेमाल करने से क्रेन की मोटर पर लोड 50% तक कम हो जाता है।
ये बात अब काफी क्लियर हो चुकी थी कि बीच वाले रैंप पे स्टोन का ब्लॉक रखा जाता था, जबकि दोनों साइड्स के स्टेयर्स पर वर्कर्स रस्सियों और लकड़ी के तने की मदद से स्टोन ब्लॉक को ऊपर खींचा करते थे, जबकि स्टोन ब्लॉक की फ्रिक्शन को कम करने के लिए रेती का इस्तेमाल भी किया जाता होगा। आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स ने हजारों केजी वजनी स्टोन ब्लॉक को ऊपर लेकर जाने वाली मिस्ट्री को अब काफी हद तक सॉल्व कर दिया था। अगर हेटनूप के मकाम पर इस स्टोन क्वारी से इसी मेथड के थ्रू स्टोन ब्लॉक को ऊपर लिफ्ट किया जाता था, तो इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के दौरान भी इसी किस्म के रैंप्स बनाए जाते होंगे और वहाँ भी लाइमस्टोन के ब्लॉक्स को ऐसे ही ऊपर खींचा जाता होगा। नाजरीन, द ग्रेट पिरामिड्स को बने 4500 साल गुजर चुके हैं और पिछले 300 सालों से इन्होंने पूरी दुनिया को अलग अलग मिस्ट्रीज में उलझा कर रखा है। बेशक आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स इन पिरामिड्स के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन आज भी पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन को दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री माना जाता है, जिसको सॉल्व करने के लिए रिसर्च अभी